मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों आज के इस क्लास में हम टेट 2021 का पूरा क्वेश्चन हम रिवाइज कराएंगे आपको। इसमें आपको हम बताएंगे कि स्ट्रेटजी के साथ क्वेश्चन को कम समय में कैसे हैंडल करना है। देखिए एग्जाम सिर्फ नॉलेज का ही नहीं होता है, नॉलेज तो सबके पास होता है, लेकिन हमारा अप्रोच क्या है, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, कितने कम टाइम में हम कितने अच्छे से शॉर्टकट का उपयोग कर ले रहे हैं, उसी का नाम एग्जाम है। जिसने इसको अप्लाई करना सीख लिया उसको एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। उसी तरीके को हम यहां पे देखेंगे, कैसे शॉर्टकट अप्लाई करना है, कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए, सारी चीजें इसमें हम देखेंगे। हमने लगभग क्वेश्चन सारे कराए हुए हैं। हम यहां पे सिर्फ अपना अप्रोच और स्ट्रेटजी देखेंगे शॉर्टकट के साथ। आइए देखते हैं। यहां पे दिया है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत है। देखिए कितने आसान क्वेश्चन आते हैं, इससे अधिक डिफिकल्टी लेवल में करा चुका हूं, सारी चीजें हमने कराया हुआ है। यहां पे देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया है। यहां पे करा है कि क्रय मूल्य, करा है क्रय मूल्य, ये 3/2 है किसका, विक्रय मूल्य का। क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का कितना है, 3/2 है। हम क्या करें, इनको रेशियो में बदल दें। सबसे आसान तरीका क्या है, इसको क्या करें हम रेशियो में बदल दें। अब यहां पे विक्रय मूल्य, इसको यहां नीचे ले लेते हैं, क्या हो जाएगा यहां पे क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, ये बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर आ गया 3/2। अब देखिए, अब इसी को हम सीधा मान लेंगे। हम मान लेंगे क्या है, क्रय मूल्य इसका 3 है और विक्रय मूल्य क्या है, 2 है। क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य 2 है। अब 3 की कोई वस्तु खरीद के 2 में बेच रहा है तो क्या होगा, उसको निश्चित तौर पर उसको हानि होगा। कितने का हानि होगा, 1 का हानि होगा। यहां पे कितने का हानि हो रहा है, 1 का हानि हो रहा है। किसके ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर, 3 के ऊपर, तो यही उसका क्या होगा, हानि होगा। और हमसे करा हानि प्रतिशत, क्या हो जाएगा, 1 का हानि हो रहा है किसके ऊपर, 3 के ऊपर। और प्रतिशत करा क्या करेंगे हम, 100 का गुणा कर देंगे। अब 1/3 गुणे 100 कितना हो जाएगी, 35 सही 1/3%। क्या आया, यही हानि आया। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, बी ऑप्शन। देखिए कितने कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कितनी आसानी से, इतने आसान सवाल आते हैं। अगर इसको हम उस तरह से सॉल्व करें कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। अगला क्या है, दिया है 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। सिंपल सा पूछा कि इसकी इकाई का के स्थान पे क्या आएगा जब इनका आपस में गुणा होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में हमको गुणा नहीं करना होता है, हमसे सिर्फ इकाई का स्थान पूछ रहा है। 459 गुणे 312, अब हमसे इकाई का स्थान पूछ रहा है, हमसे इसका गुणनफल नहीं पूछ रहा है। तो इकाई का स्थान क्या होगा, इनके जो इकाई के स्थान है इनका आपस में गुणा करने पे जो इकाई का स्थान आएगा वही इकाई का स्थान होगा। क्या इकाई का स्थान, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है। क्या हो जाएगा, 8 गुणे 6 गुणे 9, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 है, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। अब 9 दूनी 18 में इकाई का स्थान क्या आया, 8 आया। अब 8 छंग 48, 48 में क्या आया, फिर 8 आया, फिर 8 ठाई 64, कितना आ गया 64, कितना आया 4 आया। तो इकाई का स्थान क्या होगा, 4 होगा। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस सी अपान सी का मान होगा। यहां पे दिया a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। देखिए इसको लगाने का दो तरीका होता है, या तो आप इसको बराबर किसी कांस्टेंट के मान लीजिए, या तो आपको इसको मानने की जरूरत नहीं है, सीधा जो दिया है बटा में आप इसी को इसकी वैल्यू मान लीजिए। आप इसको इसकी वैल्यू मान लीजिए, यहां पे a की वैल्यू 3 मान लीजिए, b की वैल्यू 4 मान लीजिए, c की वैल्यू 7 मान लीजिए। क्या हो जाएगा, यहां से a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर 7। सीधा इसमें मान रख लीजिए, कितना होगा, a का मान 3 हो जाएगा, धन b का मान 4, धन c का मान 7 बटा 7, कितना होगा, 7 3 10 4 14 बटा 7 बराबर कितना हो जाएगा, 2। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, ए ऑप्शन। देखिए मुझे लगता है आपको इस क्वेश्चन को करने में 4 से 5 सेकंड ज्यादा नहीं लगेगा, इतने आसान सवाल आते हैं टेट में। और हम लोग को लगता है कि कैसे क्या पूछ लेगा, कुछ नहीं पूछता, बहुत आसान पूछता है मेरे भाई।
बस आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे आप श्योर कर ले जाएंगे। यहां पे क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है, करा कि 99। अब हमने क्या बताया, अगर हमें 99 से या किसी संख्या से पूछ ले तो हम उसको दो बराबर गुणनखंडों में, सॉरी बराबर नहीं, उसको इस तरह से हम ब्रेक करेंगे ताकि उनके बीच का मात्रा एक हो। उस संख्या को दो गुणनखंडों में इस तरह से हम तोड़ेंगे, उनके बीच का मात्रा कितना हो, एक हो, उनके बीच में कोई कॉमन नंबर ना हो। अब 99 को अगर हमें तोड़ना होगा हम किस में तोड़ेंगे, हम 11 और 9 में तोड़ लेंगे। क्या होगा ये 11 और 9। अब जो संख्या 99 से विभाजित होगी वह संख्या 11 से भी विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी। अब 99 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं, हम क्या करें, हम 11 का देख लें और 9 का देख लें। जो 11 और 9 दोनों से विभाज्य होगा वह संख्या क्या होगी, 99 से विभाजित होगी। क्या करें, हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, 9 का देख लें। 9 का देखने के लिए क्या करेंगे, हम इसके अंकों का सम देख लेंगे। अब देखिए अंकों का सम, 9 1 10 3 13, 13 4 17, 2 19 6 25, कितना आ रहा है यहाँ पे अंकों का सम, 25 आ रहा है। अब 25 आ रहा है तो क्या होगा, ये 9 से विभाजित होगा, नहीं होगा। तो 9 से नहीं होगा, इसका मतलब 99 से नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा होगा ही नहीं। बी चेक करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 3 1 4 5 4 9 9 7 16, 16 9 25, 25 2 27। अब देखिए यहाँ पे इसके अंकों का सम कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। अब 27 आ रहा है, इसका मतलब ये 9 से विभाज्य होगा। अब इसके बाद 11 सम चेक कर लेते हैं। अब 11 चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का सम निकाल के उनके बीच का अंतर निकालेंगे। अगर वह अंतर 0 आ रहा है या 11 आ रहा है या 11 का मल्टीपल है तो पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। देखते हैं यहाँ पे विषम स्थान के अंकों का सम क्या होगा, 1 5 9, 5 1 6 9 6 15, कितना आ रहा है यहाँ पे, 15 आ रहा है। सम स्थान के अंकों का सम क्या हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 7 2, 7 3 10 2 12, कितना हो रहा है यहाँ पे, 12 हो रहा है। अब यहाँ पे 15, यहाँ पे 12, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ये पूरी संख्या जो होगी क्या होगी, ये 11 से डिविजिबल नहीं होगी, इसका मतलब 99 से भी डिविजिबल नहीं होगा। सी ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है, 1 1 2 4 2 6 6 3 9 9 4 13 13 5 18। अब 18 आ रहा है, 18 यानी कि क्या होगा, ये 9 से डिविजिबल होगा। अब 9 से होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। अब इसके बाद हम 11 से देखते हैं। अब 11 में अंकों का सम देखें, क्या होगा यहाँ पे, 1 4 4, कितना हो जाएगा, 4 4 8 1 9। सम स्थान के अंकों का सम कितना होगा, 1 3 1 4 5 4 9। अब यहां पे 9 है, यहां पे भी 9 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब अगर डिफरेंस 0 हो जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये 11 से हमारा विभाज्य होगा। अब अगर 11 से विभाज्य ये हो रहा है मतलब पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी, और 11 से विभाज्य होगी तो ये संख्या 99 से विभाज्य होगी। इसका मतलब क्या होगा, ये 99 से विभाज्य होगा। अब हमें ऑप्शन मिल गया, इसको हमें चेक करने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, ये होगा नहीं, यही पे हमें मिल गया। और हमने क्या बताया था, हमने एक तरीका ये भी बताया था, अगर 4 ऑप्शन दिया तो हम क्या करें, हम पीछे से चले, हम यहाँ पे डी ऑप्शन चेक करें, उसके बाद सी ऑप्शन चेक करें, फिर बी करें, फिर ए करें, आपको सीधा या सी या डी में कोई आंसर मिल ही जाएगा, पूरा आपको चेक करना ही होगा। अगर हम पीछे से चलते तो डी चेक करते, उसके बाद सी में ऑप्शन मिल ही जाता है, ये चेक करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्लियर है, 1/3 पूरे की घात -3 माइनस 1/4 पूरे की घात -2 भागे 1/4 घात -3। तरह को हल कीजिए, इसको हमें हल करना है। क्या दिया है, 1/3 की घात -3 माइनस 1/4 की घात -2, इसमें से करा है कि भागे 1/4 की घात -3। अब यहाँ पे 1/3 की घात -3 है तो यहाँ पे 1 की घात भी -3 होगी और 3 की घात भी -3 होगी, हम जानते हैं। क्या होगा, 1 की घात -3 बटा 3 की घात -3 माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, 1 की घात -2 बटा 4 की घात -2 भागे यहां पे भी वही चीज होगा, 1 की घात -3 बटा 4 की घात -3।
अब a की घात -3, a की घात अगर कुछ भी हो जाए तो उसका मान क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। और 3 की घात -3 है और ये बटा में है तो ऊपर जाएगा, क्या होगा, इसकी घात प्लस हो जाएगी, तो क्या होगा, ये 3 की घात 3 है, ये 1 हो जाएगा, तो इसका गुणा 1 करें क्या होगा, वही चीज होगा, तो क्या होगा, 3 की घात -3 हो जाएगा। माइनस सेम चीज यहां पे भी, इसका मान 1 होगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 4 की घात -2 हो जाएगा। भाग्य यहां पे भी वही होगा, इसका मान 1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 4 की घात 3 हो जाएगा। अब 3 की घात 3 कितना होगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 माइनस 4 चौक 16 भागे ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64। अब 27 में 16 घटाएं कितना आएगा, 11 हो जाएगा। 11 भागे 64, 11 भागे 64 यानी क्या हो जाएगा, 11 बटा 64। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा मेरे भाई, सी ऑप्शन। यहां पे संख्याओं को दिया है, करा कि को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसको हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करें, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, जो दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर, जो सारी चीजें दी हुई है रूट के अंदर, इनको क्या करें, सबसे पहले हम सॉल्व कर लें। कितना दिया है, यहां पे अंडर रूट 3 दिया है, ये कितना है, क्यूब रूट 4 है, यहां पे 5 है, इसका 4 है। तो सबसे पहले क्या करें, इसको हम खोल दें, इसको खोल के पहले इसको हम नॉर्मलाइज करें, क्या इसका रियल क्या फॉर्म है, उसके बाद हम इसको देख लेंगे कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ होता है, हम जानते हैं। इसको खोलेंगे क्या होगा, अंडर रूट का मतलब क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, 3 की घात 1/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 की घात 1/3 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 की घात 1/4 होगा। अब यहां पे 1/2 है, यहां पे 1/3 है, यहां पे 1/4 है। ऐसे केस में मेरे भाई हम ये करते हैं, इनका जो हर है, जो घात है, घात का जो इनका हर है, इनका एलसीएम लेके अगर हम गुणा कर दें तो ये भिन्न के रूप में है, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में ये हट जाएगा, तो हमें दिखने लगेगा कौन सी संख्या की घात क्या है, उस हिसाब से हम बता सकते हैं कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी। यहां पे हमें दिख ही नहीं रहा कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी है, हम कैसे मालूम करेंगे, तो सबसे आसान तरीका क्या है, तो इनका एलसीएम लेके हम इसमें सब में गुणा कर दें, वहीं से हमें क्लियर होगा। यहां पे क्या होगा, 2 3 और 4, 2 3 4 का लसा कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा लसा इसका, 12। अब सभी में हम क्या करें, 12 का गुणा कर दें, सब में हम 12 का गुणा कर दें। अब 12 का गुणा करें तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 3 1 3, 3 चौक 12, 4 1 4, 4 3 12, कितना हो जाएगा ये, 3 की घात 6, ये कितना हो जाएगा, 4 की घात 4, 5 की घात 3। अब 3 की घात 6 कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 गुणे 27 यानी कि 27 की घात 2। अब यहां पे 27 घात 2 का मतलब क्या होगा, 7 7 49, 49 की 9, 4 हाथ से लगेगा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 4 32, कितना हासिल होगा, 3 होगा, 2 दूनी 4, 4 3 7, 729, कितना हो जाएगा ये 729, ये कितना हो जाएगा, 4 की घात 4, 4 चौक 16, 16 का वर्ग कितना हो जाएगा, 256, ये कितना हो जाएगा, 5 50 25 पंजे 125। देखिए आसानी से हमें दिख गया कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है, यहाँ पे सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, ये ऑलरेडी आरोही क्रम में अवरोही क्रम में है। अगर इनको आरोही क्रम में लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, 125, फिर उसके बाद 256, फिर 729, यही होगा इनका आरोही क्रम। अब 125 क्या है, 125 है, ये 5 है, कौन सा ऑप्शन होगा, ये होगा। फिर उसके बाद क्या है, 256, 256 क्या है, 4 है, ये होगा। 729 क्या है, 3 है, कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, ये ऑप्शन। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है, एक तो क्या है, हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद उसका अपना आंसर निकालें, दूसरा हम आपको सुपर टेक्निक बताएंगे। दोनों तरीका आपको बताएंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा।
हम मान लेंगे क्या है, दोनों संख्याएं x और y है। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई, ये कितना दिया है, 5 दिया है। और कह रहा है गुणनफल, गुणनफल यानी कि x गुणे y, ये कितना दिया है, 36 दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है, इनके व्युत्क्रमों का अंतर, सॉरी यहां पे x गुणे y करा, इनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। व्युत्क्रम यानी कि x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/y। तो हमसे कहा है 1/x माइनस 1/y क्या होगा, हमसे यही पूछ रहा है। अब क्या करें हम, या तो हम इसको सॉल्व करें, इक्वेशन एक इसको मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व करें, सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालें, इसके बाद इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो यहां से ये मान आ जाएगा। दूसरा तरीका हम बता रहे हैं आपको, सुपर स्मार्ट टेक्निक, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए सिर्फ हम अपना अप्रोच लगाएंगे। हम देख लेंगे कि एक्स वाई का कौन सा मान हम ले लें कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि x का मान अगर हम 9 ले लें, y का मान क्या ले लें, 4 ले लें, कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, ये तो हमारा सेटिस्फाई हो गया। यहां पे क्या हो जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि x का मान 9 और y का मान अगर 4 ले लें तो दोनों इक्वेशन क्या है हमारे, सेटिस्फाई हो जा रहे हैं। ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है हमारा, ये भी हो जा रहा है। तो यानी कि x का मान क्या होगा, 9 होगा, और y का मान क्या होगा, 4 होगा। बस सीधा इसको हम क्या करें, इसमें रख दें, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पे 1/9 माइनस 1/4 घटा देंगे, क्या होगा, 4 माइनस 9/9 चौक 36, घट जाएगा, कितना आएगा, -5/36। कितना आंसर आ गया मेरे भाई, -5/36। अब देखिए माइनस नहीं है, सब प्लस में ही है, यानी क्या होगा हमारा 5/36, यही होगा। अब यहां पे माइनस क्यों आया है, यहां पे एक्स वाई कुछ दिया नहीं, करा व्युत्क्रम का अंतर, हम क्या कर दें, हम यहां पे 1/y माइनस 1/x कर दें, क्या होगा, ये प्लस में आ जाएगा। कुछ यहां पे अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम कुछ भी मान के कर सकते हैं, x को पहले मान लें, y को बाद मान लें, या y को पहले मान लें, x को बाद मान लें, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ माइनस का अंतर आ रहा है, जब माइनस में आंसर है ही नहीं तो हमारा क्या होगा, वही ऑप्शन होगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम हॉल में हमें यही तरीका अपनाना है, हमें सॉल्व नहीं करना है। जब कुछ भी दिमाग में काम नहीं कर रहा है, कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहा है, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां से इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, हम यहां से x और y की वैल्यू निकालेंगे, तब हम इस तरह से करेंगे। और एग्जाम हॉल में जो भी क्वेश्चन आते हैं इसी तरह के आते हैं, हमें एक निगाह में, दो निगाह में दिख जाएगा कि इसमें एक्स वाई का मान क्या होगा। वहां पे इतना टफ कैलकुलेशन नहीं कराते, हमसे स्मार्ट वर्क कराते हैं। पाई क्या है, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक। इसको हमें याद रखना है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यानी कि जिसको हम p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। इसका मान क्या होता है, पाई का मान जो होता है ये होता है 3.1428, इस तरह से क्या होगा, बढ़ता चला जाता है। तो हमें इसको याद रखना है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, सीधा एग्जाम में पूछता है। अगला दिया, यदि 10 घाते 3x बराबर 125 हो तो 10 घाते -2x का मान होगा। दिया है 10 की घात 3x बराबर 125। अब यहां पे 10 की घात 3x, इसको भी घात के रूप में बदलें, क्या होगा, ये 5 की घात 3 हो जाएगा। अब हमने बताया था कि अगर a की घात m, अगर इसकी घात n है तो ये क्या होता है, a की घात m गुणे n हो जाता है। a की घात m पूरे की घात n है तो ये बराबर हो जाता है a की घात m गुणे n। तो इसका उल्टा ये भी हो सकता है, अगर a की घात m गुणे n है तो हम कह सकते हैं इसको a की घात m पूरे की घात n। यही इसको, इस फार्मूले को हम यहाँ पे इसका उपयोग करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 10 की घात x पूरे की घात 3 बराबर 5 की घात 3। अब यहां पे हमने ऐसा क्यों किया, यहां पे हमने इसको इस तरह से किया क्योंकि यहां पे 3 यहां पे भी है और 3 हमें यहां पे भी लाना है। अगर यहां पे हम पावर सेम कर देंगे तो क्या होगा, यहां पे आधार भी हम कह सकते हैं कि सेम होगा। हम जानते हैं अगर पावर सेम है तो आधार क्या होता है, सेम होता है, अगर ये बीच में बराबर का चिन्ह है। और अगर आधार सेम है तो पावर भी सेम होगा, मतलब उल्टा होता है, पावर सेम है तो आधार सेम होगा, आधार सेम है तो पावर सेम होगा। किस केस में, अगर ये बराबर के साथ दिया हुआ है। यहां पे अगर पावर सेम है तो हम कहेंगे इनका आधार भी आपस में क्या होगा, ये बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, 10 की घात x बराबर 5, 10 की घात x बराबर 5। हमें ध्यान देना होता है क्वेश्चन में दिया क्या है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 10 की घात -2x, और यहां पे हमने क्या निकाला, 10 की घात x निकाला।
तो यहाँ पे अगर हम -2 का अगर पूरे घात में अगर गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 10 की घात -2 x हो जाएगा। क्या करें हम, -2 का गुणा कर दिए तो क्या होगा, ये 10 की घात -2 x हो गया। -2 का इधर गुणा किए तो इधर भी गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 5 की घात -2 हो जाएगा। अब 5 की घात -2 कितना हो जाएगा, 1/5 की घात 2 हो जाएगा। अब 1/5 की घात 2 बराबर कितना होगा, 1/5 पचा 25, यानी कि 10 की घात -2 x का मान कितना आ गया, 1/25। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, सी ऑप्शन। 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समापवर्तक है। अब इनका हमसे एचसीएफ पूछ रहा है, मस है। हम जानते हैं अगर कोई भिन्न अगर दिया हुआ है, अगर उसका मस पूछ रहा है तो ऊपर वाला जो अंश होता है उसका हम मस निकालेंगे, नीचे वाले का क्या निकालेंगे, लस निकालेंगे। और अगर लस पूछ रहा है, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम पूछ रहा है, तो ऊपर वाले का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, नीचे वाले का क्या निकालते हैं, मस है, एचसीएफ निकालते हैं। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, महत्तम समापवर्तक, यानी क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे हम, मस निकालेंगे। तो 14, 42 और 21 का मासा कितना हो जाएगा, इसका मासा 7 होगा, बटा नीचे वाले का लेस है, इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब 33, 55, 22 इसका एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे क्या कॉमन है, 11 कॉमन है, क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 5 बचेगा और 2 बचेगा। तो इनका क्या हो जाएगा, 5 या 15 दूना 30, यानी कि 11 गुणे 30 कितना हो जाएगा, 11 तिया 33। तो इसका मासा कितना आएगा, महत्तम समापवर्तक 7/330। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, बी ऑप्शन। देखिए कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। यहां पे करा 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है, 50 से छोटे जो धन पूर्णांक है उसमें अभाज्य की संख्या क्या होगी। अब यहां पे कोई टेक्निक नहीं है, आपको इसको देखना ही पड़ेगा। 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों को आपको लिख के देखना ही पड़ेगा, इसका कोई टेक्निक नहीं है। आइए देखते हैं। अब सबसे छोटा क्या होगा, 2 होगा। अब देखिए अगर आप 1 लिख रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, 1 नहीं होता है, 1 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, वह अभाज्य संख्या में नहीं आती, वह अभाज्य नहीं होती है। जब भी अभाज्य संख्या अगर कहा जाए तो हम 2 से शुरू करेंगे। तो क्या होगा, 2 होगा, 3, 5, 7, 9 होगा नहीं, 11, 13, 17, 19, 23, 27, 29, 31, 31 बाद क्या हो जाएगा, 37। अब देखिए 39 नहीं हुआ, क्या होगा, फिर 41 होगा, 43, 47, फिर 49 होगा। कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखिए कहीं गलती नहीं हुई है, यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। 31 बाद क्या है, 34, 35, 36, कितना होगा, 37 होगा, फिर 41, 43, 47, 49। 49 नहीं होगा मेरे भाई, 49 क्या है, 7 से ये डिविजिबल है। कितना होगा, बस 47 तक होगा। कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो कितने अभाज्य संख्याएं हुई, 15 हुई। तो इस तरह से हमको गिन के देखना ही पड़ेगा। 100 तक का देगा तो इस तरह से हम 100 तक लिखेंगे। कभी कभी देता है कि 20 से 50 के बीच में, 20 से 70 के बीच में, 50 से 100 के बीच में। तो इस तरह से हम लिख के देखेंगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा इसमें। बस क्या है, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, निगाह रखना है कि कोई ऐसी संख्या ना हो जो डिविजिबल हो। जैसे अभी हमने लिख दिया 49। अब देखिए 49 क्या है, ये 7 से डिविजिबल है। तो ऐसी गलतियां हमें नहीं करते, एक बार हम लिख लें उसके बाद फिर उसको दोहरा लेंगे, कहीं अगर गलती हो रही तो उसको हम बना लेंगे। पंचभुज के अंतः कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल क्या होता है। बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल होता है n-2 गुणे 180 अंश। अब यहां पे n क्या है, n है भुजाओं की संख्या, जितनी भुजाएं होंगी उसमें से 2 माइनस करके 180 अंश का गुणा कर देते हैं। जैसे त्रिभुज होता है, क्या होता है, यहाँ पे n बराबर 3 होगा, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो 3 माइनस 2 1 गुणे 180 यानी कि 180 अंश। चतुर्भुज है क्या होगा, 4 माइनस 2 गुणे 180 यानी क्या हो जाएगा, 2 गुणे 180 360 है। यहां पे कहा कि पंचभुज,
पंचभुज में कितनी भुजाएं होंगी मेरे भाई? 5 भुजाएं होंगी। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 5 माइनस 2 गुणे 180। और 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3। 180 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 540। सीधा फार्मूला बेस पे है, कुछ भी हमें याद नहीं रखना है इसमें। फार्मूला अगर हमें याद है सीधा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। कुछ क्वेश्चन होते हैं सीधे फार्मूले बेस पे होते हैं। यहां पे करा है 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 का वर्गमूल है। यहां पे इसका हमें वर्गमूल पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, इसका हमें वर्गमूल पूछ रहा है। अब अगर इसका वर्गमूल पूछ रहा है तो क्या करेंगे? हम इसको अंडर रूट के अंदर लगाएंगे, क्या हो जाएगा? इसका अंडर रूट हो जाएगा। अब देखिए यहां पे जो रूट 10 दिया हुआ है वो हम दो नंबरों में इस तरह से ब्रेक करेंगे ताकि क्या हो? उनका सम क्या हो? 7 हो। उनके स्क्वायर का सम 7 हो और उनका जो गुणनफल हो क्या हो? 10 हो। तो क्या यहां पे क्या मिला है? 5 और 2 मिला है। अगर अंडर रूट 10 को हम 5 और 2 के रूप में ब्रेक कर दें तो क्या होगा? 5 धन 2 7 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। और अगर यहां पे माइनस होता तब भी हम यही सेम चीज करते हैं, तब भी हमको यही करना होता। तब यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे जो बन रहा है ए प्लस बी की घात 2 का सूत्र बन रहा है, यहाँ पे क्या बनता है? तब ए माइनस बी की घात 2 का सूत्र बनता है। ये हो जाएगा क्या? 7 को हम क्या करें? हम अंडर रूट 5 का वर्ग कर दें। देखिए अच्छे से 7 को क्या करें? हम इसको 5 प्लस 2 के रूप में हम इसको ब्रेक कर दें। यहां पे क्या हो जाएगा? धन 2 अंडर रूट 10। 7 को हमने क्या किया? 5 धन 2 के रूप में इसको तोड़ दिया। अब यहां पे क्या है? 5 है। 5 को हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि अंडर रूट 5 की घात 2। कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट 5 की घात 2 क्या होगा? 5 ही होगा। 2 को भी वही कर दें, क्या होगा? अंडर रूट 2 की घात 2, ये भी 2 होगा। धन 2 गुणे अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 2। जो अंडर रूट 10 था इसको हमने अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 2 के रूप में इसको ब्रेक कर दिया। सेम वही चीज है। अब यहां पे ब्रेक करने के बाद हमको सीधा नजर आ गया कि यहां पे क्या है? ए प्लस बी की घात 2 का फार्मूला बन रहा है। ए प्लस बी की घात 2 यानी कि ए की घात 2 धन बी की घात 2 धन 2 ए बी। ए क्या है? अंडर रूट 5 है। बी क्या है? अंडर रूट 2 है। क्या होगा मेरे भाई? ये बन गया अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ए प्लस बी की घात 2। क्लियर है यहां तक? ए की घात 2 धन बी की घात 2 धन 2 ए बी। यहां पे अंडर रूट प्लस अंडर रूट 5 धन अंडर रूट 2 पूरे की घात 2 और क्या है? अंडर रूट है पूरे का। तो इस क्या होगा? ये यहां पे घात 2 है, ये अंडर रूट है, ये हट जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? अंडर रूट 5 धन अंडर रूट 2। कितना आ गया? अंडर रूट 5 धन अंडर रूट 2। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? ए ऑप्शन होगा। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है 8 मीटर खंभा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की पूरी माप होगी। देखिए क्वेश्चन देखने में इतना लंबा चौड़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप 15 से 20 सेकंड में सॉल्व करेंगे। हमें इसको एक्स वाई मान के नहीं करना। हमें क्या करना है? खंबे की लंबाई को एज्यूम करना है, मानना है जो इसमें दिया हुआ वैल्यू उसी हिसाब से हमें खंबे की लंबाई को मान लेना है। क्या दिया है? यहाँ पे 4/7 भाग दे रहा है कि कीचड़ में है। जो पूरा खंभा है उसका कितना है? 4/7 भाग कीचड़ में है। और वो कह रहा है धंसे हुए के 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है। यानी कि दो वैल्यू हमको देखने में मिल रही। क्या मिल रहा है? 4/7 मिल रहा है और क्या मिल रहा है? 1/3। इसका हर कितना है मेरे भाई? 7 है। इसका हर 3 है। बहुत बढ़िया टेक्निक बता रहे हैं। अगर आप इसको समझ गए, इस तरह के क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करेंगे और गारंटी है मेरी कि 15 सेकंड ज्यादा आप इस तरह के क्वेश्चन में नहीं लेंगे। सिर्फ आपको एक बार समझ में आ जाए बस। क्या करेंगे? ये जो दोनों दिया हुआ है, जो हर दिया हुआ है, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। 7 और 3 का लसा कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। कितना होगा? 21 होगा। अब पूरे खंभे की लंबाई को हम कितना मानेंगे? 21 मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि 21 मानने पे क्या होगा? 4/7 का इसमें गुणा करने पे कोई भी जो वैल्यू आएगी वह दशमलव में नहीं आएगी।
1/3 का भी गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा, जो वैल्यू आएगा वो दशमलव में नहीं आएगा। इससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। एग्जाम में हमें कैलकुलेशन को ही आसान बनाना होता है, जितना कैलकुलेशन आसान होगा उतना हमारा टाइम बचेगा। हम मान लेंगे पूरे खंबे की लंबाई क्या है, 21 मीटर। हम क्या मान लेंगे, पूरे खंबे की लंबाई 21 मीटर। अब कह रहा है कि पूरे खंबे की जो लंबाई है उसका क्या है, 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। अब 21 का 4/7 भाग, अब 21 का कर रहा है कि 4/7 भाग जो है क्या हुआ, कीचड़ में है। ये क्या है, कीचड़ वाला भाग हो गया। कितना हो जाएगा, 7 1 7, 7 3 21, 4 3 12, यानी कि 12 मीटर खंबा जो होगा किसमें होगा, कीचड़ में होगा। पूरा खंबा हमारा 21 मीटर है, तो कीचड़ में कितना होगा मेरे भाई, 12 मीटर होगा। कितना हो जाएगा, 12, यानी कि ये भाग हमारा किसमें है, ये कीचड़ में है, दलदल में है। कितना है ये, 12 मीटर। अब आगे क्वेश्चन क्या करा है कि धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है। कितना है, जो धंसा हुआ है कितना है कीचड़ में, 12 मीटर, यही धंसा हुआ है। जब 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर खंभा अभी भी कीचड़ में है। अब या तो आप इसका 1/3 निकाल लें, यही क्या है, बाहर खींचा जा रहा है। कितना है, बाहर खींचा हुआ भाग 12 का 1/3, कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी कि कितना होगा, 4 मीटर। अब 4 मीटर खंभा जो है क्या है, बाहर खींचा गया। अब इसका जो है 4 मीटर खींचा गया, कितना बचा, बचा कितना, 12 माइनस 4, ये कितना बचा, 8 मीटर बचा। कितना बचा, 8 मीटर, यानी कि 4 खींचा हमने, कितना बचा यहां पे, लगभग ये 4 मीटर हमने खींच लिया, तो बचा कितना, ये 8 मीटर। अब इसी 8 मीटर की वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है। कितना दिया है, 8। अब 8 मीटर की वैल्यू अगर दिया हुआ है 8, तो हमने पूरा कितना अचीव किया है, 21 मीटर किया है। तो पूरे खंभा यही पूछ रहा है, खंभे की पूरी माप होगी, पूरा खंभा हमने कितना माना है, 21 माना है। तो 8 की वैल्यू 8 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो 21 की कितनी होगी, 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 मीटर। यानी कि पूरे खंभे की जो लंबाई होगी कितनी होगी, 21 मीटर। इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको हमको सॉल्व करना है बिना एक्स वाई माने। थोड़ा सा आप अगर इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे, आप निश्चित तौर पे आप कर ले जाएंगे। ठीक है साथियों, ठीक है, आज के इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।